नमस्कार, मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप सभी का मास्टर स्ट्रोक में स्वागत है। आज विश्लेषण होगा भारत के खिलाफ रची गई उन दो बड़ी साजिशों का जिनका हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने वक्त रहते पर्दाफाश कर दिया है। पहली वारदात जम्मू कश्मीर के सांबा में हुई। पाकिस्तान की सीमा से भारत के अंदर दाखिल होती हुई हाईटेक सुरंग का पर्दाफाश हुआ और दूसरी वारदात हरियाणा के करनाल में हुई, जहां 4 खालिस्तानी आतंकियों को गोला बारूद कई जखीरे के साथ गिरफ्तार किया गया। वैसे तो ये दोनों जो वारदात है वो एक दूसरे से 450 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इनका कनेक्शन काफी गहरा है और सीधा है, क्योंकि दोनों ही साजिशों की स्क्रिप्ट पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने लिखी है और आतंकी ये स्क्रिप्ट पाकिस्तान के करीब 40 साल पुरानी एक साजिश के पन्नों से तैयार हुई है। ये साजिश है भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्लान K2 की, जिसकी रूपरेखा किसी जमाने में पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक ने तैयार की थी। और अब 40 साल बाद जब पाकिस्तान कश्मीर में आतंक की सारी साजिशों में नाकाम हो गया है, फेलियर साबित हुआ है, तो उसने प्लान K2 को फिर से एक्टिव कर दिया है। क्या है ये ऑपरेशन K2? आज मास्टर स्ट्रोक में इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए इसे कैसे अंजाम देने की कोशिश हो रही है कवर स्टोरी में। कश्मीर में आतंक के अंडरग्राउंड रूट का पर्दाफाश हुआ है। और कश्मीर से 450 किलोमीटर दूर करनाल में बरामद हुआ है ये आतंक का जखीरा। 31 जिंदा कारतूस, 3 IED, 1 पिस्टल, 6 मोबाइल फोन्स और 1,30,000 रुपए नकद मिले हैं। कश्मीर में आतंक की सुराग और करनाल में बरामद हुआ मौत का सामान अगर किसी एक कड़ी से जुड़ता है तो वो है पाकिस्तान और वहाँ की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI। कश्मीर के सांबा में मिली सुरंग और हरियाणा के करनाल में पकड़े गए हथियार, दोनों पर ही पाकिस्तान के उसी नापाक प्लान की नई किस्त है जो दशकों से जारी है। जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कांटेक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। टनल लगभग 150 मीटर लंबी है और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि जो सीमा पार से लगातार प्रयास किया जा रहा है भारतवर्ष में परेशानी खड़ी करने की, मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराने की, उसको फॉइल करने में हमें सफलता मिली है। पाकिस्तान में जब से शहबाज शरीफ की कठपुतली सरकार कुर्सी पर बैठी है, तब से भारत में आतंकी साजिशों की बाढ़ सी आ गई है। इन आतंकी साजिशों में एक नया पैटर्न भी दिख रहा है। अब कश्मीर की तरह ही पंजाब में भी लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिशें जारी हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बार फिर अपना दशकों पुराना ऑपरेशन K2 शुरू कर दिया है? तो K2 क्या है? भारत के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन K2 दशकों पुराना है, डेकेड्स ओल्ड। अब उसने एक बार फिर से अपने इस पुराने प्लान को एक्टिवेट कर दिया है, जिंदा करने की कोशिश की है। करनाल में मौत का सामान जो मिला है वो इसी प्लान का हिस्सा है। करनाल की साजिश का पर्दाफाश हम करें उससे पहले आप ये समझ लीजिए व्हाट इज K2। K2 में जो पहला K है वो क्या है? आप सब जानते हैं, वो है कश्मीर। दूसरा जो K है वो क्या है? खालिस्तान। यानी ऑपरेशन K2 का मतलब है एक तरफ कश्मीर में आतंक को बढ़ावा और दूसरी ओर खालिस्तान की आग को भड़काना। दो एंड। कश्मीर के सांबा में मिली आतंक की सुरंग और करनाल में पकड़े गए खालिस्तानी आतंकी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से ऑपरेशन K2 एक्टिवेट कर दिया है। पाकिस्तान के ऑपरेशन K2 को अंजाम देने की कोशिश में 4 खालिस्तानी आतंकियों को मौत के सामान के साथ करनाल में गिरफ्तार किया गया, जिसमें पहला नाम है गुरप्रीत का। इसके साथ अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र नाम के 3 और चेहरे पुलिस के शिकंजे में आए हैं। दरअसल पंजाब पुलिस की तरफ से करनाल पुलिस को एक टिप ऑफ मिला था कि एक इनोवा गाड़ी में 4 संदिग्ध सवार हैं। देर रात को करनाल पुलिस ने ठीक इसी टोल प्लाजा पर, बस्तारा टोल प्लाजा के पास एक अपना यूनिट लगाई, एक ट्रैप लगाया। एक इनोवा गाड़ी
संदिग्ध आती हुई नजर आई, उसको तुरंत पुलिस ने रोका और उसपे 4 लोग सवार थे। चारों को पुलिस ने तुरंत अपने काबू में कर लिया और उसके बाद जब गाड़ी की तलाशी ली तो एक बार तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। पुलिस को इन लोगों के पास जिंदा कारतूस, पिस्टल समेत मौत के कई औजार मिले हैं और ये औजार पाकिस्तान से इन्हें भेजे गए थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब पुलिस से मिली सूचना के आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। पंजाब की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी और उस पंजाब की इन्फॉर्मेशन आधार पर बस्ताड़ा टोल पर हमने गाड़ी पकड़ी है, जिसमें कुछ असला भी मिला है, वो लोग भी पकड़े हैं, लेकिन उनसे अब तफ्तीश चल रही है क्योंकि अभी पकड़े गए हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा उनका मकसद क्या था, कहाँ जा रहे थे। लेकिन अभी जानकारी ये है कि वो हरियाणा की कोई ऐसी घटना नहीं थी, वो कहीं हरियाणा को पार कर रहे थे। जांच में पता चला कि पकड़े गए 4 चेहरों में गुरप्रीत पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरमिंदर सिंह रिंदा के रिमोट पर काम कर रहा था। हरमिंदर सिंह रिंदा खालिस्तानी आतंकी है और महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला है। जांच एजेंसियों के मुताबिक रिंदा नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भाग चुका है और उसे आईएसआई ने लाहौर के सेफ हाउस में रखा है, क्योंकि रिंदा आईएसआई की खालिस्तान वाली साजिशों को अंजाम तक पहुंचाता है। लुधियाना कोर्ट धमाका और नवाशहर ग्रेनेड अटैक में रिंदा शामिल था। रिंदा का दोस्त राजबीर लुधियाना की जेल में बंद है। करनाल में गिरफ्तार हुआ गुरप्रीत राजबीर के जरिए रिंदा के संपर्क में आया था। लुधियाना जेल में राजबीर ने गुरप्रीत को रिंदा की सिग्नल लैब की आईडी दी थी और ये लालच भी दिया था कि अगर वो रिंदा के लिए काम करेगा तो उसे बदले में काफी पैसे मिलेंगे, जिसके बाद गुरप्रीत अपने 3 साथियों के साथ रिंदा से जुड़ा। पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है आतंक के सामान की डिलीवरी का वो रूट जिससे हथियार भारत पहुंचाए जा रहे हैं। और ये रूट क्या है? जांच एजेंसियों के मुताबिक गुरप्रीत और उसके साथियों से जो हथियार बरामद हुए वो पाकिस्तान से बेहद शातिराना तरीके से भारत में दाखिल करवाए गए और इसका इस्तेमाल कहीं और होना था। अब मैप के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हथियार यहाँ आए कैसे। करनाल में जो मौत का सामान पकड़ा गया है वो पाकिस्तान के लाहौर से भारत पहुंचा है। लाहौर से आईएसआई के हथियारों को रिंदा नाम के एक शख्स ने ड्रोन के जरिए फिरोजपुर पहुंचाया। ड्रोन से हथियार फिरोजपुर के मक्खू गांव में एक खेत में गिरा दिए गए। फिर मोबाइल ऐप के जरिए हथियारों की डिलीवरी की लोकेशन भेजी गई। खेतों से हथियारों की डिलीवरी गुरप्रीत ने ली। गुरप्रीत फिरोजपुर से हथियार लेकर रिंदा की बताई जगह पर पहुंचाने के लिए निकल गया था, लेकिन करनाल में पुलिस ने उसे धर दबोचा। हथियारों को महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचना था और पहुंचाना था, जहां से ये हथियार फिर तेलंगाना के आदिलाबाद जाने वाले थे। समझ गया? अब सवाल ये उठता है कि पंजाब से हथियार तेलंगाना क्यों जा रहे थे? ये कनेक्शन कैसे जुड़ता है? ये रिपोर्ट आपको समझाएगी और चौंकाने वाले तथ्य सामने लाएगी। इन विस्फोटक पदार्थों की आपूर्ति पाकिस्तान स्थित हरविंदर सिंह रिंदा ने ड्रोन के जरिए की थी और उन्हें इसको आदिलाबाद, जो कि तेलंगाना में है, वहां पर पहुंचवाना था। इन 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद तेज हुई जांच में एक और हैरान करने वाला पहलू सामने आया है और वो है इस साजिश के तार का दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन आईएसआईएस तक जुड़ना। जांच एजेंसियों को शक है कि भारत को दहलाने के लिए आईसिस और खालिस्तान ने हाथ मिला लिया है। इसकी बड़ी वजह है पंजाब से खालिस्तानी आतंकियों का तेलंगाना हथियार ले जाना, जहां आईसिस से जुड़ी कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी है और इसीलिए माना जा रहा है कि आईएसआई ने रिंदा का संपर्क आईसिस से कराया है और अब रिंदा और आईसिस मिलकर काम कर रहे हैं। करनाल के मधुबन थाने के बाहर हम मौजूद है और आप देख सकते हैं सामने जो इनोवा गाड़ी है, इसी इनोवा गाड़ी से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और आप सामने देख सकते हैं जो बीडीएस की टीम है वो इसी इनोवा गाड़ी की अभी पड़ताल करने में जुटी है। बीडीएस की टीम ने जो इसमें से 3 आईडी मिली थी उनको डिस्पोज किया और अब वो अपने इक्विपमेंट से पूरी गाड़ी की जांच कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी के किसी कोने में और भी विस्फोटक हो जिसे छुपाया गया हो। इनोवा गाड़ी की आप देख सकते हैं किस तरीके से बीडीएस की टीम
पड़ताल कर रही है। परत दर परत जो इसके अंदर का सामान है उसको निकालकर जो पूरी गाड़ी है उसको चेक किया जा रहा है। 3 आईडी मिली थी। अब आप समझ गए ना, लाहौर, पंजाब, हरियाणा और उसके बाद तेलंगाना। एक तरफ आईएस खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर भारत के अलग अलग इलाकों में वारदात की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ कश्मीर में भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। करनाल में जिस वक्त पाकिस्तान से आए हथियारों की बरामदगी हुई, उससे कुछ घंटे पहले जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने पाकिस्तानी साजिश की एक सुरंग का पर्दाफाश किया है। देखिए, ये एक टनल का जो मुंह है भारतीय सीमा की तरफ से है। मैं आपको बता दूं, इसका जो मुखाना है वो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ और भारतीय सीमा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्रॉस करने के बाद, फेंसिंग करने के बाद एक संकरे से ढलान और चढ़ाई के ऊपर इसको निकाला गया है, ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो लगातार चप्पे पर चौकन्ना थी, उनकी नज़र ना पड़ सके। बीएसएफ को ये सुरंग रूटीन जांच के दौरान मिली, लेकिन इस सुरंग के अंदर की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी थी कि ये साजिश कितनी बड़ी थी, क्योंकि ये सुरंग भारतीय सीमा से 900 मीटर की दूरी से खोदी गई और सुरंग का 150 मीटर हिस्सा भारत में था। सुरंग 1 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस सुरंग के रास्ते अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने की साजिश रची गई थी। अभी आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा होनी है, उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है, जिससे सुरक्षा, देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और हिंटरलैंड में भी सुरक्षा बनी रहे, उसमें एक अहम कड़ी के आधार पर यह टनल को खोजा गया है। इस सुरंग के जरिए आईएसआई ने काफी बड़ी प्लानिंग की थी, जो इस सुरंग की शक्ल और इससे मिले सामान बयां करते हैं। सुरंग की बनावट बताती है कि इसे पाकिस्तान सेना के अफसरों के देखरेख में बनाया गया होगा। जांच एजेंसियों के मुताबिक सुरंग पाक सेना के इंजीनियर्स ने आतंकियों से खुदवाई और इस सुरंग में 265 फीट लंबी ऑक्सीजन पाइप मिली है। बीएसएफ के एक आला अधिकारी ने बताया कि पिछले 1.5 साल के दौरान ये 5वीं सुरंग है जो पकड़ी गई है। दिलचस्प ये है कि ये सुरंग भी रेतीली दोमट मिट्टी के टीलों के पास खोदी गई है, जिसमें पानी रिसाव का कोई खतरा ही नहीं होता। अब इस बात की भी जांच की जा रही है कि सुरंग के जरिए कहीं कोई आतंकवादी दस्ता भारत में तो नहीं प्रवेश कर गया। एक तरफ पंजाब में हथियार और दूसरी ओर कश्मीर में सुरंग, दोनों ही साजिशों का सूत्रधार पाकिस्तान ये इस बात पर मुहर लगाता है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन K2 फिर से शुरू कर दिया है। K2 इज बेसिकली कश्मीर एंड खालिस्तान दोनों के लिए, दोनों ही चीज़ों को वो बढ़ावा देगा, टेररिज्म को बढ़ावा देगा, हथियार प्रोवाइड करेगा, टेररिस्ट को ट्रेनिंग देगा, सुविधाएं देगा, जिससे कि वो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करके नुकसान पहुंचा पाए। और दोनों ही स्टेट्स को डिस्टेबलाइज करने के डिटेल्ड प्लान है, क्योंकि इस तरह की सुरंग और इस तरीके के करनाल जैसी जगह में हार्ट ऑफ द इंडिया अगर वो पहुंच पाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की तरफ से आतंकी वारदात में आई इस तेजी की वजह वहां पर मचा सियासी घमासान है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार जब भी संकट में आती है वो भारत में आतंकी वारदात में तेजी लाकर अपनी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश में लग जाती है। हमारी सेना इंटेलिजेंस एजेंसी चुस्त है, दुरुस्त है और यही वजह है कि ये सारी खबरें कुछ बहुत गलत और बुरा होने से पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात कर लें, वहाँ राजनीति एक अलग ही लेवल पर है। भावनाओं का बड़ा खेल होता है राजनीति, आप भी जानते हैं। शय और बात के खेल में आंसू अंगारे बन जाते हैं। इस बार आंसू फूट पड़े हैं अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के। देख लीजिए आप इन तस्वीर। 12 दिन जेल में बिताने के बाद नवनीत राणा लीलावती अस्पताल में भर्ती हुई। उनके पति रवि राणा को जमानत मिली तो नवनीत राणा के आंसू फूट पड़े। वो फूट कर रो। राजनीति में जैसा हम बता रहे हैं, तस्वीरों का बड़ा खेल होता है, भावनाओं का बड़ा खेल होता है। मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने से रोकने के केस में ही नवनीत राणा को जेल भेजा गया था। ऐसे में बीजेपी जरूर कहेगी कि उद्धव सरकार ने हनुमान भक्त को रुलाया है। ऐसा सवाल है कि महाराष्ट्र में ये आंसू
रंग क्या खिला है? क्या उद्धव सरकार पर भारी पड़ेंगे ये आंसू? कभी बाल ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट का तमगा लिए राजनीति में चमक रहे थे, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के खिलाफ वाले चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। सवाल यह है कि इन चेहरों से बीजेपी हासिल क्या करेगी? पहले हनुमान चालीसा से सुर्खियों में आई अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, फिर जेल भेजे जाने, और अब रिहाई की खबरों से छाई रही नवनीत राणा। ये देखिए, अब ये नवनीत राणा की जो गाड़ी है वो निकल रही है। नवनीत राणा आगे बैठी हुई है। इस सबके बीच में ये देखिए नवनीत राणा की वो तस्वीरें हाथ जोड़ करके और कुछ भावुक से भी नजर आ रही हैं। हम कोशिश करते हैं आपको और ज्यादा तस्वीरें दिखा सके, और अगर हम बात करना चाहें कि नवनीत जी तबीयत नहीं ठीक है क्या? अब अस्पताल में नवनीत राणा को इस हालत में देखकर देश भर से मिल रही है उन्हें सहानुभूति। जब इनको गिरफ्तार किया गया तब 2 दिनों तक ये लोग लॉकअप में साथ में थे, लेकिन उसके बाद में इनको अलग अलग जेल में रखा गया था। और आज अब से कुछ पलों पहले ही फिर एक साथ 10 दिनों के गैप के बाद में इनकी मुलाकात हुई। और जब रवि राणा को, अपने पति को नवनीत राणा ने अस्पताल के पलंग पर देखा उन्हें आते हुए, तो उसके बाद वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। उनके पति निर्दलीय विधायक रवि राणा की रिहाई की खबरें भी छाई रही। जेल से बाहर आते वक्त भी रवि राणा के हाथ में हनुमान चालीसा थी। समर्थकों को, परिवार को लगता है कि रवि राणा प्रतीकात्मक रूप से भले ही हाथ में हनुमान चालीसा पकड़े हुए हों, लेकिन उन्हें ये दर्शाना है कि उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, जो गुनाह उन्होंने नहीं किया था वो सब सेक्शंस उन पे लगाए गए, और अन्याय, अपने ऊपर हुए अन्याय को दर्शाने के लिए आज उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से हाथ में हनुमान चालीसा लेकर जेल से उन्होंने बाहर कदम रखा है। दोनों को 23 तारीख को तब गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। ठाकरे सरकार ने राजद्रोह का आरोप लगाते हुए उन्हें जेल में डाल दिया, और ऐसे में ये मौका बन गया शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोले जाने का। नवनीत राणा स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी, डॉक्टर के कहने के बावजूद 2 दिन अस्पताल नहीं भेजा गया। यह अत्याचार सिर्फ उद्धव ठाकरे की माफिया सरकार कर सकती है। क्या ये इत्तेफाक है कि उद्धव सरकार के खिलाफ नवनीत राणा हिंदुत्व का चेहरा बन गई हैं? इसके लिए आपको महाराष्ट्र के अमरावती की राजनीति समझनी होगी। अमरावती शिवसेना का गढ़ माना जाता है। यहाँ 7 में से 5 बार शिवसेना सांसद ही जीता। नवनीत राणा ने शिवसेना उम्मीदवार को हराकर उस जीत के किले में सेंध लगाई। वहीं अमरावती की 6 विधानसभा सीटों में से 1 पर भी बीजेपी जीत नहीं पाई। कुल 6 सीटों में से 3 कांग्रेस के पास है, 2 सीटें प्रहार जनशक्ति पार्टी यानी बीजेपी के पास है, जबकि 1 सीट निर्दलीय विधायक रवि राणा के पास है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमरावती में बीजेपी और राणा परिवार एक दूसरे के काम आ सकते हैं। अमरावती वो जिला है जहां त्रिपुरा में हुई हिंसा के बाद हुए बंद के दौरान हिंसा हुई थी, और इसी के बाद ध्रुवीकरण तेज हुआ। अमरावती में हिंदू करीब 71% है और मुसलमानों की आबादी करीब 15% है। पिछला चुनाव नवनीत एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से जीती थी, लेकिन एनसीपी के शिवसेना के साथ जाने के बाद हालात बदल गए हैं, और इसीलिए नवनीत का फायदा पाला बदलने में है। वहीं नवनीत राणा के जरिए बीजेपी इस जिले और इसके जरिए विदर्भ में मौका देख रही है। विदर्भ महाराष्ट्र का पूर्वी इलाका है, जहां पर विधानसभा की 62 सीटें हैं। 2019 चुनावों में बीजेपी ने 29 सीटें जीती थी, जो पिछली बार से 15 कम थी। यही वजह है कि अमरावती के जरिए विदर्भ पर बीजेपी की नजर है। खुद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस विदर्भ इलाके से आते हैं। इस देश के अंदर हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुनाह अगर किसी के ऊपर लगता है तो इससे मूर्खतापूर्ण और क्या बात हो सकती है। ये सरकार की निरी मूर्खता थी।
नवनीत राणा के अलावा उद्धव ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व का चेहरा बन गए हैं राज ठाकरे। एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। अगर गलत तरीके से कोई उग्र आंदोलन चालू रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राज ठाकरे ने 1 मई को औरंगाबाद में एक बड़ी रैली की। राजनीति का विश्लेषण करने पर ये नजर आता है कि राज ठाकरे के लिए औरंगाबाद में रैली को सोच समझकर चुना गया है। औरंगाबाद में बीजेपी कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीती। विधानसभा की 6 में से 4 सीटें शिवसेना के पास है, जबकि बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। औरंगाबाद वो जगह है जहां कभी बाल ठाकरे ने हिंदुत्व का दांव खेला था। उसके करीब 34 साल बाद बाल ठाकरे के भतीजे महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के संस्थापक राज ठाकरे ने यहीं से हिंदुत्व का नारा बुलंद किया है। रस्त्यावरती येऊन तुम्ही नमाज पढ़ताय, कोणी अधिकार दिले तुम्हाला? औरंगाबाद मराठवाड़ा क्षेत्र में आता है। मराठवाड़ा में बीजेपी 2019 में 46 में से 16 सीटें जीती थी। पिछली बार से बीजेपी ने 1 सीट ज्यादा जीती थी। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब बीजेपी की तैयारी शिवसेना को पछाड़कर उसकी जमीन हासिल करने की है। मास्टर स्ट्रोक में अब रिपोर्ट पाकिस्तान में वीडियो स्कैंडल पर मचे हंगामे की। ये हंगामा पता है क्यों मचा है? क्योंकि वीडियो स्कैंडल किसी आम इंसान का नहीं है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का है, जो कुछ दिन पहले तक कुर्सी पर बैठे हुए थे। ईश निंदा, कार चोरी और इन सब के शिकंजे के बाद अब इमरान वीडियो स्कैंडल में फंस चुके हैं। इमरान के इस वीडियो स्कैंडल का ट्रेलर आ भी चुका है, जिससे इमरान खुद घबरा गए हैं। सफाई देने के लिए मीडिया हाउस के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी पार्टी वीडियो रिलीज से पहले ही वीडियो को झूठा साबित करने पर तुली हुई है, लेकिन दावा यह है कि वीडियोस फोरेंसिक जांच के बाद रिलीज हो रहा है या हो रहे हैं, और इस वीडियो में कुछ ऐसे वीडियोस भी शामिल हैं जिन्हें इमरान की डर्टी पिक्चर कहा जा सकता है। और अब वीडियो स्कैंडल में फंसने वाले हैं इमरान खान। इन्होंने और तैयारी की हुई है, इन्होंने टेप्स बनवाई हुई हैं, ये है माफिया स्टाइल। इमरान के इस बयान के बाद पाकिस्तान में फिर इमरान के वीडियो स्कैंडल की खबर गर्म हो गई है। हालांकि इमरान की कुर्सी जाते ही ये पाकिस्तान में चर्चा आम थी कि जल्द ही इमरान के वीडियो स्कैंडल की बाढ़ आने वाली है, लेकिन रमजान और ईद की वजह से वीडियो लीक नहीं किए गए। अब ईद खत्म हो गई है, फिर से इमरान के वीडियो टेप की खबर आग की तरह फैल रही है, क्योंकि इसका एक ट्रेलर आ भी चुका है। ये वीडियो नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने जारी किया है। हालांकि इमरान का पुराना वीडियो है, जिसमें वो अपनी पूर्व पत्नी के साथ किसी पार्टी में नजर आ रहे हैं। PMLN का दावा है कि ये तो महज ट्रेलर है, लेकिन इमरान की पूरी पिक्चर बेहद डर्टी है। एक तरफ पाकिस्तान में ये वीडियो वायरल हुआ, तो दूसरी तरफ इमरान खान ने एक टीवी इंटरव्यू में वीडियो पर सफाई देनी शुरू कर दी। इमरान का ये बयान सफाई है या वीडियो लीक से उनका डर, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के पत्रकारों के मुताबिक ये वीडियोस इमरान के गले की फांस बन सकते हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि इमरान के 7 से 8 वीडियो लीक होने वाले हैं, जिनमें 3 वीडियोस बेहद आपत्तिजनक हैं। इनमें से कुछ तो उनके घर में ही बनाए गए हैं। सबसे बड़ा वीडियो 2 मिनट 20 सेकंड का है और सरकार वीडियोस की फोरेंसिक जांच भी करवा चुकी है। इसके अलावा कुछ आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप्स भी लीक हो सकते हैं। ये वीडियो इमरान ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के लिए गले की फांस बन सकते हैं। इसीलिए इमरान ही नहीं, उनकी पूरी पार्टी डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। ये वीडियो इमरान ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के लिए गले की फांस बन सकते हैं। इसीलिए इमरान ही नहीं, उनकी पूरी पार्टी डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। ये इमरान की पार्टी के नेता हैं जो वीडियो वाली सियासत से परहेज की बात कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ शहबाज ही नहीं बल्कि इमरान के करीबी फवाद चौधरी ने भी ट्विटर के जरिए सफाई पेश की है, वो भी बिना मांगे। इमरान की निजी जिंदगी पहले भी विवादों में खूब रही है। अपनी पत्नी बुशरा बेगम की दोस्त फराह को लेकर अभी विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब वीडियो स्कैंडल इमरान के गले की हड्डी बन गया है। वैसे इमरान पर लगातार आरोप, कई सारे सवाल भी उठा रहे हैं। क्या इमरान को कमजोर करने की ये साजिश है? क्या इमरान की लोकप्रियता पर यह हमला है?
क्या इमरान सेना के खिलाफ मोर्चा खोलने की कीमत चुका रहे हैं? क्या शहबाज इमरान से नवाज शरीफ का बदला ले रहे हैं? सवाल तो और भी है, लेकिन इमरान का वीडियो स्कैंडल में फंसना तय है, क्योंकि वीडियोस सत्ताधारी पार्टी की ओर से जारी होने वाले हैं और इनका फोरेंसिक ऑडिट हो चुका है। इस वीडियो में सेक्स स्कैंडल से लेकर फाइनेंशियल स्कैंडल तक शामिल हो सकते हैं। और इसी में एक कड़ी जुड़ती है पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉक गर्ल हरीम शाह से जुड़ी। पूर्व पीएम इमरान खान के गले की वो फांस बन गई है और दावा ये किया जा रहा है कि जिन वीडियोस की चर्चा हो रही है उसमें इमरान के साथ हरीम शाह का वीडियो भी हो सकता है। इससे पहले भी हरीम का इमरान के मंत्री रहे शेख रशीद के साथ एक वीडियो आया था, वो बड़ा सुर्खियों में रहा था। और अब हरीम के साथ इमरान के वीडियो की भी बड़ी चर्चा हो रही है। ये है हरीम शाह उर्फ फिजा हुसैन। काम टिकटॉक वीडियोस बनाना। 15 लाख फॉलोअर्स वाली ड्रामा क्वीन। पहचान इमरान सरकार के मंत्रियों के बेडरूम तक पहुंचना। सवाल है कि क्या हरीम का इमरान के साथ वाला वीडियो लीक होने वाला है? क्या हरीम का वीडियो बॉम्ब अब इमरान के खिलाफ फटेगा? वैसे भूले नहीं होंगे आप ये तस्वीर जिसमें हरीम शाह इमरान के कंधे पर हाथ रखे खड़ी हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले इमरान राज में विदेश मंत्रालय के ऑफिस तक जा पहुंची थी हरीम। ये देखिए, अपने ही अंदाज में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के दफ्तर में चहलकदमी करती दिख रही थी हरीम। इतना भर होता तब भी ठीक था, लेकिन वो तो दफ्तर में उस कुर्सी पर भी बैठ गई थी जिस पर बड़ी बैठकों में खुद इमरान खान बैठा करते थे। ये तस्वीरें साल 2019 की हैं। तब तो मामला रफा दफा हो गया, लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इमरान को हरीम पसंद थी? इमरान राज के आखिरी दिनों में लंदन से हरीम ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें हरीम ने अपने पास बड़ी तादाद में कैश दिखाया था। तब उसने नोट दिखाते हुए बाकियों को सलाह दी थी कि वो ऐसा करने की हिम्मत ना करें क्योंकि वो हरीम शाह नहीं हो सकते। कुछ वक्त पहले हरीम शाह का इमरान खान के मंत्री शेख रशीद के साथ एक अश्लील वीडियो भी लीक हुआ था। ऐसा वीडियो जो हम नहीं दिखा सकते। ये वीडियो हरीम की इमरान सरकार में पैठ बताता है। ऐसे में शेख रशीद के साथ सेल्फियां तो छोटी बात है। हरीम शाह शेख रशीद के वीडियो कॉल्स भी जारी कर इमरान सरकार की फजीहत कर चुकी है। इस वीडियो के बाद जब इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा तो हरीम ने इमरान का वीडियो जारी करने की धमकी दे डाली थी। वैसे एक टीवी शो में हरीम ने शेख रशीद तक अपनी पहुंच का सबूत दिया भी था। इमरान राज में सब चीजों को पर्दे के पीछे दबा दिया गया, लेकिन शहबाज सरकार के आते ही हरीम फिर से सुर्खियों में आ गई है। वैसे हरीम बड़ी पर्सनैलिटीज का छिपकर वीडियो बनाती रही है और ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इमरान के विरोधियों और सरकार के हाथ में ऐसे वीडियोस लग चुके हैं जो इमरान के बचे कुचे करियर को भी खत्म कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण के राज्यों में जड़ें अपनी मजबूत करने की मुहिम को तेज कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसी सिलसिले में तेलंगाना का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और महबूब नगर में रैली भी की। इस रैली में जेपी नड्डा ने टीआरएस सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि टीआरएस सरकार ने तेलंगाना को एटीएम में तब्दील कर दिया है। कालेश्वरम का प्रोजेक्ट केसीआर के लिए एटीएम हो गया है। केसीआर के लिए ये दूध वाली गाय हो गई है और यह प्रोजेक्ट जो उस समय 20,000 करोड़ रुपए का था आज 1,20,000 करोड़ का हो गया है। 88,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं और उसके बावजूद भी इरिगेशन का पानी 1 इंच भूमि को नहीं मिला है। क्या मैं सच बोल रहा हूं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।